हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार फेब्रुवारी 2021 महाराष्ट्र विशिष्ट करंट अफेअर. महाराष्ट्र स्पेसिफिक जे एक्झाम्स आहे त्याच्यासाठी हा करंट अफेअर खूप महत्वाचा आहे. वेदर इट इज तलाठी एग्जाम, वेदर इट इज एमपीएससी, वेदर इट इज एनी अदर एग्जाम. सारा कंटेंट मराठी में आपको अवेलेबल होगा. स्टार्ट करते हैं हम. और मैं कंटेंट हमेशा ही एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स अलग रहें, नीट एंड क्लीन रहें, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, गोंधळ ना हो किसी प्रकार का. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला प्रश्न आपके सामने है. गोखले शैक्षणिक संस्था नाशिक येथे 94th मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले जाईल या संदर्भात सत्य आहे. मीन्स 94th मराठी साहित्य सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाना है? नासिक में आयोजित किया जाना है. तो पहले तो यही डेटा आपको पता होना चाहिए. बट अगर आप एडिशनल गोखले शैक्षणिक संस्था ये भी याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है. नहीं भी याद रखे तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि मराठी साहित्य सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था. तो ये कहां पर? नासिक में. और ये 94th नंबर का था. फिर इसके साथ में आपको एडिशनल डेटा भी पता होना चाहिए क्योंकि मराठी साहित्य सम्मेलन सिंस न्यूज में है. तो एडिशनल डेटा मींस क्या कि पहला मराठी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, कहां पर हुआ था, ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए. सो यहां पर मैंने मेंशन किया है 1878 मध्ये पुण्याचा हिराबागेत मराठी ग्रंथकारांचे पहिले संमेलन भरले. याला पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन समजले जाते. मीन्स पहला मराठी सम्मेलन कहां पर हुआ था? वो हुआ था 1878 में पुणे में हुआ था. अगर ये आप हीराबाग को याद रख सकें तो ठीक है, नहीं भी याद रख पाए तो कोई बात नहीं. बट हाँ, आपको पुणे जरूर पता होना चाहिए कि पुणे में पहला मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था. फिर इसके साथ में और एडिशनल डेटा है. संमेलन स्थलाचे कुसुमाग्रज नागरी म्हणून नामकरण झाले. यानी जो सम्मेलन स्थल है उसका नामकरण क्या कर दिया है आयोजकों ने? कुसुमाग्रज नगरी. और वो इसलिए किया है क्योंकि आपको पता होगा विष्णु वामन शिरवाड़कर ये हमारे मराठी भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि बोलिए, लेखक, नाटककार, कथाकार, जो भी आप बोलना चाहें वो रहे हैं. तो इनका जो टोपण नाम था वो था कुसुमाग्रज. और मैं आपको बता दूं ये परीक्षा में यानी एमपीएससी के प्रश्न में एक प्रश्न था कि विष्णु वामन शिरवाड़कर इनका टोपण नाम क्या था? तो इनका टोपण नाम था कुसुमाग्रज. तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए. तो यहां पर मैंने लिखा है विष्णु वामन शिरवाड़कर हे मराठी भाषेतील अग्रगण्य कवी, लेखक, नाटककार, कथाकार व समीक्षक होते. त्यांनी कुसुमाग्रज या टोपण नावाने कविता लेखन केले. तो ये आपको पता होना चाहिए. संमेलन स्थळाचे कुसुमाग्रज नागरी म्हणून नामकरण झाले. मग याचा उत्तर आहे का? वरील सर्व. याद रखिए परीक्षा में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले. बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर बता रहा हूं, इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे. इसमें याद करने जैसा मराठी साहित्य सम्मेलन, कुसुमाग्रज नगरी और पुणे का हीराबाग. आगे बढ़ते हैं. ज्येष्ठ गजलकार इलाही जमादार यांचे निधन झाले या संदर्भात सत्य आहे. मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है और मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी किसी आर्टिस्ट की मृत्यु होती है, चाहे वो डांसर रहे, चित्रकार रहे या कोई सिंगर रहे, उसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना बनती है. तो इन सब के साथ में जो एडिशनल डेटा है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे ये गजलकार हैं, इनका नाम क्या है? इलाही जमादार. इनकी डेथ हो गई. अब देखिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन है. जमादार यांचा जन्म सांगलीतील दूधगाव येथे झालं. मीन्स ये पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इनका जन्म सांगली में दूधगांव इस जगह पर हुआ है. किसका? इलाही जमादार जी का. दूसरा, इनसे संबंधित इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो रचनाएं आपको पता होना चाहिए. त्यांचं मराठी काव्य रचना मराठी सुगम संगीत आणि स्वरचित प्रसिद्ध आहे. इनकी ये जो दो काव्य रचनाएं हैं ये तो काफी प्रसिद्ध है. मराठी सुगम संगीत एक ये, और दूसरी कौन सी? स्वरचित. ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा यहां पर कुछ और मैंने मेंशन की, उसमें से ये जो मुक्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक बार मैं इसको एग्जाम में भी देख चुका हूं.
तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, जैसे जखमा, अशी, सुगंधी, भावनांची बादळे, मुक्तक हे त्यांचे कविता आणि गजल संग्रह प्रसिद्ध आहे. इसमें से आप ये सब याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो ये तीन मुझे खास लगती है, मराठी सुगम संगीत, स्वरचित और मुक्तक. ये तीनों तो आपको पता होना ही चाहिए. और इनका जन्मस्थान सांगली. किसका? इलाही जमादार जी का. दैट्स इट. इतना डेटा आपको पता होना चाहिए. तो इसका आंसर होगा क्या? वरील सर्प. पुढचा प्रश्न बघा. फिर आपने सुना होगा कि हमारे पुणे में मेट्रो का निर्माण कार्य चालू है, इवन मुंबई में भी चालू है. तो पुणे में जो मेट्रो निर्माण हो रहा है उसमें 3 लाइन बिछाई जा रही है और वो भी 3 फेज में कंप्लीट होगी. तो उसमें से इन तीनों ही लाइंस का नाम आपको पता होना चाहिए. और कुछ पता हो ना हो, ये आपको पता होना चाहिए. जैसे एक लाइन का नाम है पर्पल लाइन, दूसरी लाइन का नाम है एक्वा लाइन और तीसरी लाइन का नाम है लाइन 3 या हिंजवाड़ी लाइन भी इसे कहा जाता है. ये 3 लाइंस का निर्माण किया जा रहा है. अब देखिए, इसमें अगर आप एडिशनली ये भी ध्यान रखते हैं कि कहां से कौन सी लाइन का क्या स्टार्टिंग और एंडिंग है, तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आपको ये नाम तो पता होने ही चाहिए, पर्पल, एक्वा और हिंजवाड़ी. तो पहली पर्पल लाइन पिंपरी-तिल PCMC भवन ते स्वारगेट पर्यंत. एक ये पहली लाइन कहां से कहां तक? पिंपरी-तिल PCMC भवन से स्वारगेट तक ये होगी. और दूसरी एक्वा लाइन वनाज कॉर्नर ते रामवाडी हा मार्ग, और इसमें 16 किलोमीटर का है टोटल. हा मार्ग 16 किलोमीटरचा आहे आणि 15 स्थान के आहेत, यानी 16 किलोमीटर का है और 15 इसमें क्या होंगे? स्टेशंस डिसाइड किए गए. तो इसमें इतना ज्यादा आपको 16 और 15 ना याद करके सिर्फ वनाज कॉर्नर से रामवाड़ी ये भी याद कर लेंगे तो चलेगा. नहीं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि दूसरी लाइन का नाम क्या है? एक्वा लाइन. और तीसरी हिंजवाड़ी है. तो हिंजवाड़ी कहां से कहां तक होगी? हिंजवाड़ी मधील दिवाणी न्यायालय ते मेगा पोलीस मान, पुणे आणि भोयरवाडी यासह पर्यंत धावेल. ये सब आपको बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए हिंजवाड़ी में कहां से कहां तक? दीवानी न्यायालय से मेगा पुलिस तक ये लोकल चलेगी. यानी 3 हुई लोकल, मेट्रो, पर्पल लाइन, एक्वा लाइन और तीसरी कौन सी? हिंजवाड़ी. तो इसका आंसर होगा क्या? वरील 2 ही करेक्ट है. यानी 3 टप्पे में पूरा होना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3. और ऐसा टारगेट रखा गया है कि 2023 तक ये पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए? यात्रियों के लिए खोल दी जानी चाहिए, इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये टारगेट भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया. तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए डेडलाइन, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, तलाठी हो, या फिर जो पोस्ट ऑफिस से संबंधित एग्जाम होती है उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं. महाराष्ट्र से संबंधित जो भी एग्जाम है उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अगले वाले पे बात करते हैं. मुंबई येथील डॅश यांना देशातील चार्टर्ड अकाउंटेंट CA परीक्षेस प्रथम स्थान मिळाले. तो देखिए ये काफी दिनों से हो रहा है. इससे पहले भी कुछ लोगों ने हमारे महाराष्ट्र से CA की एग्जाम में क्या किया है? टॉप किया. और इस साल भी ऐसा ही हुआ. ये कोरोना की वजह से ये एग्जाम डिले होती गई 2-3 बार डिले हुई. उसके बाद फाइनली जब एग्जाम हुई तो हमारे मुंबई की कोमल किशोर जैन, इन्होंने क्या किया है? पूरे भारत में फाइनल ईयर की जो एग्जाम थी उसमें टॉप किया है. पहले स्थान पर वो आई है. कौन? कोमल किशोर जैन. ये मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. इसका आंसर होगा बी. पुढचा प्रश्न बघा. राज्यातील तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने संसाधने व आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात कोणते विधान सत्य आहे? तो आपको पता होगा, जब कोई न्यू इन्वेंशन करता है या किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए व्यक्ति के पास क्या चाहिए? पैसे चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए. इसके अलावा उसको कुछ थोड़ा सा असिस्टेंट भी चाहिए, यानी एक प्रकार से उसे किसी प्रकार का टेक्निकल गाइडेंस मिल जाए. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ना केवल शहरों में बल्कि गांव में भी इस योजना को लेके आई है कि अगर कोई अपनी बौद्धिक संपदा, यानी कोई उसने मान लीजिए इन्वेंशन की और उसका वो पेटेंट लेना चाहता है. बौद्धिक संपदा यानी क्या? पेटेंट लेना, ताकि उसको कोई और ना बनाए. नहीं तो उसने बनाया कोई और बनाने लगे तो उससे क्या होगा? उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी और उसे कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो उसका एक पेटेंट लेना होता है. सो नव उद्योगांना बौद्धिक संपदा मिळवण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 10 लाख रुपयापर्यंत
अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. यानी बौद्धिक संपदा अगर आपको लेनी है उसकी, यानी उसका पेटेंट लेना है, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए की मदद करेगी. बट वो क्या होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए. इसके बारे में अभी कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा. ठीक, आगे देखिए. तसेच 9 उद्योगांना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्र कारिताही 2 लाख रुपयापर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार. अब देखिए, एक बार आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो कर ली, बट उसके लिए पहले आपको परीक्षण कराना होता है, उसकी गुणवत्ता परीक्षण होती है. जैसे मान लीजिए आपने कोई सोलर पंप बनाया और आप चाहते हैं कि इसका हमें क्या मिले, पेटेंट मिले, तो पहले आपको उसका क्या टेस्ट कराना होता है, और वो टेस्ट में अगर सफल हुए तो ही उसकी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलती है. इसके अलावा देखा जाता है कि कितना उपयोगी है, तो उसके लिए डेफिनेटली वो चार्ज करते हैं, तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए देने वाली है. गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन भी कराना होता है, उसमें भी पैसा चाहिए होता है, तो इन दोनों के लिए सरकार कितना पैसा देने वाली, 2 लाख रुपए. यानी 10 लाख रुपए किसके लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा बनाने के लिए, और 2 लाख रुपए किसके लिए, सर्टिफिकेशन और गुणवत्ता परीक्षण के लिए सरकार देने वाली है. तो इसका आंसर होगा क्या, दोनों बरोबर आहे. इसमें याद करने जैसा क्या है, याद करने जैसा ये 10 लाख और 2 लाख है. और ध्यान रखना, ये न्यू इन्वेंशन करने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये योजना है. फिर से बता दूं मैं, इस योजना का स्पेसिफिकली नाम कुछ भी नहीं है. अगर आप इसका नाम ढूंढने जाएंगे तो नाम आपको नहीं मिलेगा. बट हाँ, इसके ऊपर ऐसा प्रश्न बन सकता है कि तरुणों को यानी युवाओं को सहयोग करने के लिए सरकार कितना, बौद्धिक संपदा के लिए कितना पैसा दे रही है, या सर्टिफिकेशन के लिए कितना पैसा दे रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए. अगले प्रश्न पे आते हैं. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना घर किंवा घर बांधणीसाठी जमीन खरेदीसाठी प्रावधान आहे. अब देखिए, हमारी जो राज्य सरकार है उसने एक और चीज करने की कोशिश की है, और वो ये किया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी राज्य शासन के, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते हैं, केंद्र सरकार के नहीं, उनके लिए सरकार ये योजना लेके आई है कि उन्हें घर बनाने के लिए या कोई प्लॉट परचेज करने के लिए, जिसमें कि बाद में उन्हें घर बनाना है, लोन लेना पड़ता है. तो इससे बेटर ये किया जाए कि उन्हें एडवांस में वो पैसा दे दिया जाए और बाद में उनकी पेमेंट से थोड़ा थोड़ा काट लिया जाए मंथली. तो एक प्रकार से ये लोन ही हुआ. बट उसके लिए कितना सरकार देगी, 40 to 70 लाख, इतने पैसे सरकार दे सकती है. मूळ वेतनाचा 100% किंवा 40 ते 70 लाख रुपयापर्यंत अग्रिम रक्कम देण्याचा निर्णय शासन ने घेतला आहे. अग्रिम मीन्स क्या, आपकी जो आने वाली सैलरी है वो आपको पहले ही पे कर दी जाएगी. 5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. अब इसके लिए एलिजिबल क्या होगा, ऐसा नहीं कि आज आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, आज आप ऑफिसर बन गए और दूसरे दिन आपको 70 लाख रुपए मिल गए, ये संभव नहीं. इसके लिए कम से कम आपको 5 साल तक काम करना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, तभी आपको ये 40 से 70 लाख का जो अमाउंट है वो सरकार की तरफ से मिलेगा. फिर आप अपना घर बनाइए, प्लॉट लीजिए, प्लॉट लेके घर बनाइए, जो भी आपको करना है करिए. तो इसका आंसर होगा क्या, दोन्ही बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न बघा. 15 वर्षाचे शालेय मुलगी डॅश हिने कमलाजाई शिखरावर यशस्वीरित्या चढली आहे. अब देखिए, एक सिर्फ 15 साल की बच्ची है और उसने क्या किया, एक बहुत ही प्रसिद्ध शिखर है, उसका नाम है कमलाजाई. इसकी जो हाइट है वो 160 फीट है. सोचिए, 160 फीट, और 15 साल की उम्र में उसने क्या किया, उसको फतह किया, और वो भी एक स्टीप स्लोप पे चढ़ी. यानी देखिए, ये मान लीजिए पहाड़ है, तो एक तो यहां से आप चढ़ सकते हो ऐसे, तो ये थोड़ा सा आसान होगा, बट उसने ऐसा सीधा रास्ता चुना और वो इसके ऊपर सफलतापूर्वक उसने चढ़ाई की. और वो पहली लड़की बनी जो 15 साल की उम्र में कमलाजाई शिखर के ऊपर जिसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की. सोचिए, कितनी छोटी उम्र में कितना बड़ा अचीवमेंट किया. पुणे की रहने वाली वो लड़की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम क्या है, चेलुवी ढोकले, ये इसका नाम है. और इस बच्ची की जो मां का नाम है वो कृष्णा करके इनका नाम है, और वो भी एक माउंटेनियर है, यानी वो भी पर्वतों पर चढ़ाई करती हैं. तो चेलुवी ढोकले भी आपको पता होना चाहिए, 15 साल की लड़की. आगे बात करते हैं. पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँकेचा अध्यक्षपदी डॅश यांची फेरनिवड करण्यात आली. अब आपको पता होगा, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बैंक, ये पुणे में है, पुणे बेस्ड है ये, और इसके अध्यक्ष पद पर किसे इलेक्ट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है,
क्योंकि ये नियुक्ति होती है, इलेक्शन नहीं होता इनका, चुनाव नहीं होता, बल्कि इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका एक बोर्ड होता है, वो नियुक्त करता है योग्यता के हिसाब से। और इलेक्शन में क्या होता है, वोट करके उसका चुनाव कर लिया जाता है। अमित शर्मा, अजीत अमरेकर, अनिकेत शेट्टी, जनार्दन द्विवेदी, तो इसका आंसर है जनार्दन द्विवेदी। इन्हें पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष पद दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। ज्येष्ठ अभिनेते राघवेंद्र कडकोल यांचे निधन झाले, या संदर्भात कोणते विधान खरे आहे? मैं फिर से बता दूं, जिनकी भी डेथ होती है वो जनरली एग्जाम में आते हैं, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, राघवेंद्र कडकोल यांनी कृष्ण धवल चित्रपटापासून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती। यानी इनकी जो फर्स्ट मूवी थी वो कौन सी थी? फर्स्ट चित्रपट जो था वो कौन सा था? कृष्ण धवल। मीन्स ये आपको पता होना चाहिए, कृष्ण धवल ये न्यूज में थे, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, 2 वर्षापूर्वी राघवेंद्र यांना अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पुणे शाखेतर्फे नटवर्य केशवराम दाते पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? नटवर्य केशवराम दाते पुरस्कार मिला था। किसे? अभिनेता राघवेंद्र कडकोल जी को। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दिया था किसने? अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पुणे ने ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया था। और देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी, वो बुक का नाम भी आपको, मुझे तो लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यांनी गोल्ड मेडल नावाचे पुस्तक लिहिले आहे। किसने? श्री राघवेंद्र कडकोल जी ने ये बुक लिखी है। बुक का नाम क्या? गोल्ड मेडल नाम की एक बुक उन्होंने लिखी है। और इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला? नटवर्य केशवराम दाते पुरस्कार मिला। इनकी पहला चित्रपट कौन सा है? कृष्ण धवल, ये इनका पहला चित्रपट है। तो इतना इनके बारे में डेटा सफिशिएंट है। तो इसका आंसर है क्या? वरील सर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।